हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम रूरल डेवलपमेंट का अपना बचा हुआ चैप्टर जो बच गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसके अंदर वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, राइट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का जो टॉपिक से ही नाम मतलब आपको क्लियर होगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है हमारा एग्रीकल्चर में उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना, वो इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक आध चीज़ नहीं। सबसे पहले असेंबलिंग, ठीक है, देन स्टोरेज, देन फिर उस क्रॉप की प्रोसेसिंग, फिर उस क्रॉप का ट्रांसपोर्टेशन, फिर पैकेजिंग उस क्रॉप की, देन ग्रेडिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने के लिए ये सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो, ठीक है। अब ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, ये इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है मार्केटिंग के अंदर। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो वो फेस करते हैं? ऐसा नहीं क्रॉप उन्होंने उगा दी और उसको इजीली उन्होंने मार्केट में बेच दिया, ऐसा नहीं हो पाता। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं, खासकर जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको आती हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो वो फेस करते हैं? जैसे नंबर 1 हम बोलेंगे मैनिपुलेशन बाय बिग फार्मर्स, फॉल्टी वेइंग। क्या करते हैं जो बड़े फार्मर्स होते हैं, क्योंकि छोटे फार्मर्स को ये नहीं पता कि वो अपनी क्रॉप को कहाँ बेचेंगे, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किस रेट में करनी है। तो बिग फार्मर्स क्या करते हैं, उनसे वो क्रॉप ले लेते हैं और कहते हैं हम लोग इसको बेच देंगे। बट वो जो उनका क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो सरप्लस क्रॉप उनकी है, उसको गलत वे कर देते हैं। जितना ज़्यादा अगर क्वांटिटी होगी उसको कम बता देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली छोटे फार्मर्स को। तो मैनिपुलेशन बाय बिग फार्मर्स। सेकेंड है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अगर ये छोटे फार्मर्स चाहे भी कि हमें अपनी क्रॉप खुद बेचनी है जिससे हमें सही रेट मिल पाए, बट उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम अपनी क्रॉप को कहाँ जाके बेचेंगे। तो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अब उनका जितना प्रोडक्शन हो गया उसके लिए उसको रखना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज क्रॉप आपने निकाली, काटी और अगले दिन बिक गई, ऐसा नहीं है। इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए उनके पास एक जगह होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो लोग फेस करते हैं वो है स्टोरेज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो उसको अपनी क्रॉप को बड़े फार्मर्स को दे देते हैं या बाकी ट्रेडर्स को दे देते हैं, जो उसको फिर वो उनको नुकसान रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेन फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है। मैनिपुलेशन बाय बिग फार्मर्स, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। क्लियर? ओके, अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मर्स। अब उनका सॉल्यूशन क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें क्या क्या मार्केटिंग सिस्टम में अपनी चीज़ें या स्ट्रेटजीज जो अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को, इनको इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली जो है वो रेगुलेटेड मार्केट्स। जो मार्केट्स हैं उन वो रेगुलेटेड मार्केट्स हों, पता हो कि हमें अपना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हों, पता हो फार्मर्स को कि हमें अपनी क्रॉप को कहाँ जाके बेचना है। तो उनके लिए इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना दूर है कि जहाँ जाने के लिए उनको सोचना पड़े। तो प्रॉपर मार्केट्स की प्लेस हों। तो उससे क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स होंगे उससे ये जो सेलर्स हैं जो अपनी क्रॉप बेचना चाहते हैं, ये ब्रोकर्स इन सब की जो उनके उसमें फंस जाते हैं उसमें नहीं फंसेंगे। ये अपनी क्रॉप का खुद बेच पाएंगे, उनको फेयर प्राइस मिल पाएगा। तो रेगुलेटेड मार्केट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मेजर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम these malpractices. Number 2 is infrastructure facilities. क्रॉप को अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको रोड्स अच्छी हों, ठीक है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ हों। तो रोड्स, रेलवेज, गोडाउन जहाँ पे रखना है उनको अपनी क्रॉप को, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेज हो, कहीं कहीं पे अगर क्रॉप ख़राब ना हो जाए जो की फसल है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर आती है। तो ये सारी अगर इम्प्रूव होंगी तो फार्मर्स के लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। नंबर 3 आता है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का क्या होता है, ये वैसे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अलग से भी आपका आ सकता है, तो ध्यान रखें।
कोऑपरेटिव मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, जो अकेले जिनके लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है जाके सीधा बेचना, क्योंकि उनकी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि जिसके बेस पे वो जाएं और इतना कुछ खर्चा करें और फेयर प्राइस मिल पाए। तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी क्रॉप को पूल कर लेते हैं और वो मिलके वो सारी अपनी क्रॉप को, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो अच्छे से बार्गेन कर पाते हैं जहाँ से उनको प्राइस मिलना है, तो उससे उनको फेयर प्राइस भी मिलता है। तो उनका एम क्या हुआ इसका, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, फेयर प्राइस मिला उनको। और इसमें बहुत सारे मीनिंग क्या है, फार्मर्स जो है पूल करते हैं देयर सरप्लस क्रॉप। एंड नंबर 3 एडवांटेज, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाते हैं, क्योंकि अब उनके पास इतना प्रोडक्शन है कि दे कैन इजीली बार्गेन विद द बायर, राइट। दिस इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। नंबर 4, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने मार्केटिंग सिस्टम में सुधार सकते हैं। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जो है वो करती है। जैसे नंबर 1 इज़ MSP। MSP बहुत, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसका अगर आपको फेयर प्राइस नहीं मिलता, अगर आपको उसका फेयर प्राइस नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट एक अमाउंट में उसको परचेज कर लेगी। मिनिमम एक प्राइस बता देती है कि आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन का ये प्राइस है, इफ़ यू गेट बेटर देन दिस तो आप वहाँ बेचें, और अगर आपका नहीं बिक पाता है तो वी विल परचेज दिस, ठीक है, वी विल बाय दिस सरप्लस प्रोडक्शन। तो वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फार्मर्स को मिल जाता है, तो ये उनके बेनिफिट के लिए MSP। नंबर 2, मेंटेन ऑफ बफर स्टॉक। अब क्या होता है, जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, हमेशा ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्शन जो है सारा यूज़ हो गया, तो बहुत सारा स्टॉक में रख लिया जाता है। कब के लिए, कि जब कभी मान लीजिए सूखा पड़ गया या कभी नहीं इतना प्रोडक्शन हो पाया, कुछ भी मतलब रीजंस हो सकते हैं, जब शॉर्टेज हो क्रॉप की, तो ये जो बफर स्टॉक होता है जो रख लिया जाता है, इसको तब निकालते हैं। अदरवाइज अगर ये स्टॉक सरप्लस स्टॉक कहीं नहीं रखा जाएगा तो जिस टाइम प्रोडक्शन कम होगा तो वो वाली क्रॉप के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो रेट्स ना बढ़े, प्राइस ना बढ़े, लोगों को सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे उस क्रॉप की, उसके लिए उनका एक बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 इज PDS। PDS होता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सॉरी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है बहुत सारी कमोडिटीज़ को, लाइक आपका वीट हो गया, राइस हो गया, केरोसिन हो गया, इन सबको एक कम प्राइस पे देती है, जिससे उन्हें ये चीज़ें जो रेगुलर डे टू डे चीज़ें होती हैं ये बहुत महंगी ना पड़े, उनको एक राशनिंग बोलते हैं इसको, बहुत कम प्राइस पे प्रोवाइड करती है। इसको बोला जाता है PDS। और ये सारे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। लेकिन अगर कंक्लूजन निकाला जाए सारी चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का और उनके मेजर्स का, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं ये सारी चीज़ें करने से। अभी भी स्टिल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो डोमिनेट होता है मनी लेंडर्स, वही उसको डोमिनेट करते हैं स्टिल। रिच फार्मर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स हुए, वो सब अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं। तो स्टिल हम लोग अभी भी जो छोटे फार्मर्स हैं वो अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का बचा है, लास्ट टॉपिक, वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बेसिकली क्या है, जो एग्रीकल्चर है आपका, फार्मिंग है, आप ये नहीं बोल सकते कि फार्मिंग पूरे साल की जाती है। तो जितने भी फार्मर्स हैं जो सिर्फ एक फार्मिंग ही कर रहे हैं, वो पूरे साल की पूरे 12 महीने एंगेज नहीं रहते, या पूरे 12 महीने उनको अर्निंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि एग्रीकल्चर से हट के भी दे कैन डू मैनी थिंग्स, जिससे उनको एक रेगुलर इनकम हो पाए, और जब क्रॉप उनको करनी है प्रोडक्शन तब करें, जिस टाइम दे आर फ्री उस टाइम वो कुछ और काम कर लें। तो एटलीस्ट उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट हमेशा रहेगा, उनके पास रेगुलर इनकम रहेगी, वो बिजी रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम फर्स्ट चीज़ पढ़ें कि वाई देर इज़ नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो नीड में हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग फॉर लिविंगहुड। अगर आप लिविंगहुड के लिए अपने सोचे कि सिर्फ आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, तो बहुत ही रिस्की चीज़ है। बिकॉज कितनी बार आपका मानसून अच्छे से नहीं होता, आपकी बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कितनी बार कुछ और रीजंस हो जाते हैं।
ठीक है, तो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड होना इज़ अ बिग रिस्क। सेकेंड, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लिविंगहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि हम चैप्टर ही गांव के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे कि फार्मिंग के अलावा अगर वो बाकी एक्टिविटीज़ में लगते हैं एग्रीकल्चर की, तो उसको एक सस्टेनेबल लिविंगहुड उनके पास रहेगा, एक कंटिन्यूस उनके पास मनी का, इनकम का फ्लो रहेगा। ठीक है, और अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के? इसके बेनिफिट्स हैं, इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। एक तो वो फार्मिंग के अलावा एक दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है, ठीक है, जो उनको मिल रहा है। टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, अब वो फार्मिंग के साथ साथ बाकी जगह से भी इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो पाएंगी। एंड टू अनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स, और बाकी जो उनको गरीबी या बाकी ट्रबल्स बहुत सारे हैं जो दे आर फेसिंग, वो सारे के सारे उनके सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इसी तरह नीड क्यों, रिक्वायरमेंट है उसकी और क्या बेनिफिट्स हैं उसके, वो उसके आप बताएंगे इसके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब क्या आता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली दो तरह का हो सकता है कि आप अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो दो तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो आप क्रॉप ही जो कर रहे हैं, जो क्रॉप का उगाने का ही काम कर रहे हैं, उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप चेंजेस कर सकते हो तो शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। ऐसा नहीं आप गेहूं उगा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं ही उगा रहे हैं, तो बाकी जिस टाइम गेहूं नहीं उगाएंगे तो उस टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा। तो इसलिए बेटर है मल्टीपल क्रॉपिंग करें और भी क्रॉप्स को उगाएं। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड, फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। आप सिर्फ फूड ग्रेन क्रॉप्स जो हैं उनको छोड़ के कैश क्रॉप का भी प्रोडक्शन करें। उससे एक तो अर्निंग होगी, बिकॉज उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये फूड ग्रेन से कैश क्रॉप में शिफ्ट होना, ये एक सेकेंड पॉइंट है। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने लिविंगहुड के लिए ही आप क्रॉप उगा रहे हैं उतने कि भाई हमारा खाना पीना हो जाए, बस फैमिली में पूरा पड़ जाए, इतना ही। उसके अलावा भी सरप्लस क्रॉप उगाएं जिससे आप उसको बेच पाएँ मार्केट में। तो जितना ज़्यादा सरप्लस क्रॉप होगी उतना आप उसको बेच पाएंगे। तो एटलीस्ट कमर्शियल पर्पस से, बेचने के पर्पस से भी प्रोडक्शन करना चाहिए, नॉट फॉर जस्ट कि आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 इज इट विल रेज इनकम। इससे क्या होगा, आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, कैश क्रॉप से या बेचने से, ये सबसे आपकी इनकम बढ़ेगी। इट विल रिड्यूस रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड फेलियर ऑफ मॉनसून। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि प्राइस में बहुत सारे रिस्क जो प्राइस के फ्लक्चुएशन से होते हैं या मॉनसून आया नहीं आया उन सब की वजह से जो होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, राइट। तो ये था क्रॉप के प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट्स। अब अगर हम दूसरे डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी आप बोल सकते हैं कि नॉन फार्मिंग, मतलब क्रॉप से हटके जो बाकी काम कर सकते हो आप, वो कौन कौन से हैं जो आप करे जा सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, बेनिफिट अगर हम करें तो हमारी इनकम बढ़ेगी, नेचुरल है, इनकम बढ़ेगी। एग्रीकल्चर से आप जितना कर रहे हो उसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पे पैसा भी है और आप वहाँ पे रहते रहते भी वो काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपने एरिया को छोड़ के कहीं और जाना है। नंबर 3, दीज सेक्टर्स हैव पोटेंशियल बट नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो है कि इनमें पोटेंशियल बहुत है इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि जिससे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे पाए। तो किस तरह की फार्मिंग्स है नॉन फार्मिंग, जैसे पॉटरीज जो होती है, पॉटरी को अगर अच्छे से करा जाए, क्राफ्टिंग है, हैंडलूम है, ये सब इतने ज़्यादा इनके अंदर पोटेंशियल है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं ये चीज़ें। तो इन पर वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा गवर्नमेंट को। और नॉन फार्मिंग अगर एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री होता है, डेयरी फार्मिंग होता है, फिशरीज़ होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से करिएगा। और मैंने ये चैप्टर पूरा शॉर्ट एक तरह से आपको पूरा समझा दिया है
और अगर फिर भी अगर आपको लगता है यू नीड माइंड मैप फॉर दिस, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। और वैसे माइंड मैप की तरह ही मैंने ये चैप्टर समझाया है, और मैं बाकी चैप्टर्स को कोशिश करूँगी आपके फटाफट से कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।